नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं, यानी उनके अधिकार और उनके दायित्व क्या हैं। अधिनियम की धारा 5 में जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनको कुछ लीगल राइट्स या विधिक अधिकार दिए गए हैं। तो इनको हम बहुत संक्षेप में यहाँ देखेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसे अपार्टमेंट बेचा गया है, विक्रय किया गया है या किसी और प्रकार से ट्रांसफ़र किया गया है प्रमोटर द्वारा, तो वो अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत उसे अपार्टमेंट की एक्सक्लूसिव ओनरशिप और पोजीशन मिलेगी। अगर बेचा गया है या किसी और प्रकार से ट्रांसफ़र किया गया, दोनों परिस्थितियों में। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार की एक्सक्लूसिव ओनरशिप और पोजीशन का एंटाइटलमेंट जिसे मिल गया, यानी जो एंटाइटल हो गया, तो उसे जो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी अनडिवाइडेड परसेंटेज इंटरेस्ट भी मिलेगा। और ये जो परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होगा उसका उल्लेख डीड ऑफ अपार्टमेंट में होगा। और इसका कंप्यूटेशन या गणना कैसे होगी वो भी आइए देख लेते हैं। जो एरिया ऑफ अपार्टमेंट है और दूसरी तरफ जो एग्रीगेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग है, दो चीज़ें, दो एरिया हैं। एक तो उस व्यक्ति का यानी अपार्टमेंट ओनर का जो अपार्टमेंट का या फ्लैट का एरिया है वो, और सभी फ्लैट्स का एग्रीगेट एरिया, यानी सबका एरिया जोड़ दें, उसके समानुपात में जो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी उनका अनडिवाइडेड परसेंटेज इंटरेस्ट होगा। और ये जो परसेंटेज इंटरेस्ट यानी जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होगा कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ में, ये परमानेंट कैरेक्टर का होगा, ये स्थायी प्रकृति का होगा। इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। एक शर्त है, अगर करना है तो शर्त ये है कि सभी अपार्टमेंट ओनर्स की, ऑल द अपार्टमेंट ओनर्स, इनकी रिटन कंसेंट ली जाए, इनकी लिखित सहमति ली जाए और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका अप्रूवल या अनुमोदन भी लिया जाए। तो दो चीज़ें हैं। अगर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, मैंने पहले कहा कि ये परमानेंट नेचर या स्थायी प्रकृति का है, लेकिन यदि करना है तो दो बहुत कठिन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि सभी अपार्टमेंट ओनर्स की लिखित सहमति लेनी होगी और उसके उपरांत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका अप्रूवल या अनुमोदन भी लेना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में हम अपनी एक पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज संक्षेप में बता दें कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी। जो उस जनपद में विकास प्राधिकरण है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके या उनकी वीसी यानी वाइस चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष महोदय या महोदया, वो होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी। परंतु यदि विकास प्राधिकरण वहाँ नहीं है तो वहाँ के जिलाधिकारी महोदय या महोदया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे या होंगी। और यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ उनके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। आगे ये कहा गया कि जो परसेंटेज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ में,
वो अपार्टमेंट या फ्लैट से सेपरेट या अलग नहीं किया जा सकता, ये अनसेपरेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आगे कहीं इसको बेचा जा रहा है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो अगले अपार्टमेंट ओनर या ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका उल्लेख डीड ऑफ अपार्टमेंट में होना चाहिए, परंतु यदि नहीं भी हुआ है, अगर एक्सप्रेसली मेंशन्ड नहीं है कन्वेंस में या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट में, तो भी ये माना जाएगा कि उसका ट्रांसफ़र, किसका ट्रांसफ़र? जो परसेंटेज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उसका भी ट्रांसफ़र साथ में हो गया, क्योंकि वो अनसेपरेबल है, क्योंकि वो फ्लैट का एक पार्ट ही माना जाता है, उसको सेपरेट या अलग नहीं किया जा सकता। और जो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ हैं या जो ये हमेशा अनडिवाइडेड रहेंगे। इसको ट्रांसफ़र इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति कहे कि साहब मेरा हिस्सा तो मुझे दे दो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉमन एरिया जो है वो अनडिवाइडेड है। कॉमन इंटरेस्ट भी उसमें अनडिवाइडेड रहेगा, डिवाइड नहीं कर सकते। और यदि कोई ऐसी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है पार्टीशन की या डिवीज़न की, तो उसको अधिनियम के अनुसार वॉइड माना जाएगा। इसके अलावा जो अपार्टमेंट ओनर है वो कॉमन एरियाज़ और फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो जिस पर्पज़ के लिए जो फैसिलिटी है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं होगा, और जो अन्य अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनके जो लॉफुल राइट्स हैं उनका इंक्रोचमेंट, उनका अतिक्रमण नहीं होगा, और उनके जो विधिक अधिकार हैं उसमें किसी प्रकार की हिंड्रेंस उत्पन्न नहीं की जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का आवश्यक मेंटेनेंस या अनुरक्षण का कार्य करना है, रिपेयर है, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन है, या कॉमन एरियाज़ का कोई रील और फैसिलिटीज़ का कोई रीलोकेशन वर्क है, या कोई एडिशंस या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, तो ये अधिनियम और जो बाईलॉज हैं, बाईलॉज किसके? जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के जो बाईलॉज हैं, जो मॉडल बाईलॉज हैं, जो अधिनियम के अनुसार मॉडल बाईलॉज राज्य सरकार ने ही बनाए हैं और वही सबको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो उसमें जो शर्तें दी गई हैं उसी के अनुसार ये कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, AOA, इनका एक इररिवोकेबल राइट होता है कि वो किसी भी अपार्टमेंट में टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, या कॉमन एरिया या फैसिलिटी के किसी चीज़ के रिप्लेसमेंट के लिए अगर आवश्यक है वहाँ जाना, तो उनका इररिवोकेबल राइट टू एंट्री होगा। किसी प्रकार के इमरजेंसी रिपेयर के लिए या कॉमन एरियाज या फैसिलिटीज़ के डैमेजेस को प्रिवेंट करने के लिए भी। और ये एक्सरसाइज कैसे होगा? अब ये पूरी एसोसिएशन तो नहीं जाएगी, तो ये एक्सरसाइज होगा बोर्ड द्वारा या उनके मैनेजर द्वारा। जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज में बोर्ड होता है छोटा सा, या उनका मैनेजर, इनके माध्यम से ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता। एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी समय ना चले जाएं, यानी ऑड आवर्स में ना जाएं तो अच्छा होगा। अधिनियम ने भी कहा कि ये रीजनेबल आवर्स में जाएं, ऐसा नहीं कि आधी रात में चले गए, काम कोई खास नहीं था, इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी आधी रात में आपने जाके बेल दबा दी, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑड आवर्स में डिस्टर्बेंस नहीं की जानी चाहिए, रीजनेबल आवर्स में ही एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ को अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और वो भी किसके माध्यम से? जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ बनी है उसमें एक बोर्ड होता है, बोर्ड के माध्यम से, या जो उन्होंने मैनेजर नियुक्त किया है उसके माध्यम से। तो ये एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ कैसे करेगी ये आपने देख लिया। तो अभी तक हमने जो है अपार्टमेंट ओनर्स के राइट्स की बात कर ली, उनके अधिकारों की बात कर ली, लेकिन अधिकार जो है वो दायित्वों के बिना तो अधूरे हैं। अक्सर हमें अपने अधिकारों की बात याद रहती है और कर्तव्य हम भूल जाते हैं, तो कर्तव्य नहीं भूलने हैं, अपने जो हमारे दायित्व हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको भी नहीं भूलना है। ज़रा उसकी चर्चा कर लें
अधिनियम में जो ऑब्लिगेशन बताए गए हैं वो अधिनियम की धारा 6 में बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी अपार्टमेंट ओनर्स हैं, या दूसरे शब्दों में जो प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर, वो जो बाईलॉज हैं और कोवेनेंट्स हैं, यानी जो उपविधियां हैं और प्रसंविधाएं थोड़ा कठिन लगा आपको, कोवेनेंट कह देते हैं, या जो कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो डीड ऑफ अपार्टमेंट में बताई गई हैं, जो शर्तें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बताई गई हैं, उसको कंप्लाई करना होगा। और यदि कोई अलॉटी उसको कंप्लाई करने में असमर्थ रहता है, फेलियर हो जाता है उसका, और उस आधार पर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो क्योंकि उसने कंप्लाई नहीं किया, तो इस आधार पर एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, अगर कोई प्रॉपर केस है, किसी एग्रीव्ड अपार्टमेंट ओनर ने शिकायत की है एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर के पास, तो जो नुकसान हुआ है तो उसकी रिकवरी ऑफ सम्स और डैमेजेस उससे की जा सकती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। नो अपार्टमेंट ओनर शैल डू एनी वर्क विच वुड बी प्रीजुडिशियल टू द साउंडनेस और सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी अपार्टमेंट ओनर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे भवन या प्रॉपर्टी की सुरक्षा को खतरा हो, साउंडनेस को खतरा हो, या उसका मूल्य कम होने का, वैल्यू रिड्यूस होने का खतरा हो। ये ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा जो ईजमेंट राइट्स हैं, हेरिडिटामेंट राइट्स हैं, उसका वायलेशन नहीं करेगा। इसके अलावा किसी प्रकार जो मटेरियल स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा। कोई किसी प्रकार का खोदना, एडिशन ऑल्ट्रेशन करना, ये सब नहीं करेगा। बिल्डिंग में या एडिशनल बेसमेंट में, सेलर में, या किसी प्रकार से जो एक्सटर्नल फैसाड है उसमें चेंज नहीं करेगा। सामान्य तौर पे नहीं करेगा, लेकिन यदि करना आवश्यक है तो उसके पहले सभी अपार्टमेंट ओनर्स की कंसेंट लेनी होगी, यानी सभी अपार्टमेंट ओनर्स की सहमति लेनी होगी, तभी हो सकता है। और ये कोई आसान काम नहीं है कि सभी अपार्टमेंट ओनर ऐसा फैसाड चेंज करने की अनुमति दे दे। और अगर अनुमति मिल भी गई तो जो अन्य प्राविधान है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने बात की यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनके दायित्व क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं, इन दोनों की हमने चर्चा कर ली। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपसे ये भी अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को और इस वीडियो को, इसको लाइक अवश्य करें। पसंद आया है तो लाइक करना चाहिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। आपने अंत तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका आभार। किसी अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।